मित्रों, जय JMBD। आवाज हमारी रही नहीं आ रही, जरा कोई हैंड रेज कर दे। ओके ओके, थैंक यू। सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है आज की जूम मीटिंग में। आज जैसा हमने शीर्षक दिया है कि वार्षिकोत्सव का अनुभव और आगे की तैयारी, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। जो अपनी परंपरा है, नाम रुद्रशिव मिश्रा है और लखनऊ में रह रहा हूँ करीब 42-43 सालों से। 80 में आया था और आज 23 चल रहा, 43 साल हो गए। और मूल जनपद हमारा रायबरेली है और बहुत कम एज में 17 साल की उम्र में ही लखनऊ आ गया और तभी से नौकरी शुरू कर दी, जैसा हमने पिछली मीटिंगों में बताया। लेकिन एक परंपरा है, उसको दोहराना एक वो कहानी बन जाती है। बार बार कहते हैं कि जब हम बताते हैं अपना अनुभव, जो अपना अ, पिछला इतिहास है, तो वो एक कहानी बन जाता है। सभी का है अपना, सब कोई अपने हिसाब से बताता है। तो मैं भी अपना बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर में थे तो उसकी एक कहानी है ही। और नौकरी का जो आज का दौर है, तो उसमें वो बहुत समीचीन बैठती है हमारी कहानी। और भी साथी जो सुनाते हैं उनकी भी। मित्रों, मैं 17 साल की उम्र में आया, दैनिक जागरण अखबार में मैंने नौकरी शुरू की। और ट्रेनिंग के तौर पे, क्योंकि अंडर एज था, कंपनी की अनुकंपा रही कि हमें रखा उसने। और जब समय बीता तो प्रोबेशन पे फिर आगे परमानेंट सारा सिस्टम हुआ। और उसके बाद वहाँ पे कंप्यूटरीकरण हुआ। पहले हैंड कंपोजिंग होती थी और एक एक अक्षर जोड़ के, जो रांगे का एक टाइप होता था, किसी ने देखा होगा शायद, किसी ने, क्योंकि आज की पीढ़ी तो सब कंप्यूटर मोबाइल का जमाना है। छापे खाने में शायद नहीं पता होगा कि कैसे पहले अखबार छपते थे या पहले किताबें कैसे छपती थी। तो कंप्यूटरीकरण हुआ। एक कामसेट मशीन आई, बहुत न्यूजीलैंड से आई थी, और उसमें हमें भी सीखने का मौका मिला। चूँकि मैं पहले प्रूफ बॉय, जो वही रांगे के टाइप से कंपोजिटर लोग खबरें टाइप करते थे, बनाते थे, उसको रस्सी में बांध के उसको मैं अपना इंक लगा के प्रूफ निकाल रहा था। तो प्रूफ बॉय का हमारा पता 150 रुपए से हमने शुरुआत की थी। उस समय 150 रुपया भी काफी महत्व होता था सन 80 में। लेकिन अब क्या, अब तो 1.5 लाख भी किसी की जेब में है तो भी लगता है कम ही है। उसके बाद कंप्यूटर सीखा, वहाँ पे रहे 3 साल लगभग नौकरी की। और 83 में सितंबर महीने में हम आ गए टाइम्स ग्रुप, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत बड़ा अखबार है देश का। और उसमें उसका एक हिंदी वर्जन होता होता है, नवभारत टाइम्स। तो उसमें हम नौकरी मिल गई, हमारे साथी भी 6 लोग साथ में आ गए। वहाँ वीरान हो गया दैनिक जागरण का काम सेट सेक्शन। और 400 रुपये हम लोगों की सैलरी ज़्यादा थी दैनिक जागरण में। 600 से 800 तक लोगों की सैलरी थी, लेकिन हम लोग 400 रुपये पे वहाँ पे चले गए। क्योंकि बड़ा ग्रुप था, एक उम्मीद थी कि यहाँ लोगों का भविष्य अच्छा होगा, तो वहाँ पे चले गए। बाद में बताया पिछली उसमें मीटिंग में हमने। लेकिन वो बड़ा रोचक वाकया हुआ कि जब उनका पूरा सारे ऑपरेटर चले आए, तो वहाँ पे चिंता हुई कैसे अखबार छपेगा। तो वहाँ के जो मैनेजर थे अपना, आए एक टाइम्स ऑफ इंडिया के बगल में एक होटल है, वहाँ पे बुलाया सभी साथियों को। वहाँ पे उन्होंने कहा भाई, ये जो 400 रुपये नौकरी है, आप यहाँ पे ठुकरा दीजिए, आप फिर यहाँ से चले चलिए वापस, और 1400 रुपये में हम अ, फिर से वहाँ पे हम रख लेंगे। और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी सभी के नाम का टाइप करा के लाए थे, और बाकायदा दस्तखत थे, लेटर पैड था। तो एक बड़ा ये रोचक वाकया था। लेकिन हम लोगों ने सब विचार विमर्श किया, हम लोग वापस नहीं गए। तो उसके बाद यहाँ पे 10 साल बहुत बेहतर ढंग से गुजरे नवभारत टाइम्स में। लगभग लगभग 10 साल कह सकते हैं, कुछ कम। 83 से लेके 93 तक, तो पूरा 10 साल नहीं हुए। और
93 में हिंदी अखबार कंपनी ने बंद कर दिया, क्योंकि वो उधर यूनियन बाजी का बहुत ज़्यादा था। यूनियन बहुत तगड़ी थी टाइम्स ऑफ इंडिया की। उस यूनियन में हम भी थे, ट्रेजरार के पद पे थे। तो जितने यूनियन में लीडर्स थे उन सभी को एक एक करके सबको, और साथ में चूंकि अब यूनियन एक ही को तो छांटेगे नहीं, नेताओं को ही। अब चूंकि अखबार ही बंद कर दिया हिंदी का, तो उन्होंने पूरा का पूरा लगभग 92 लोगों को निकाल दिया। और निकाला कैसे, ये बड़ा दुखद वाकया है। बताते हैं, ये बहुत दुख होता है किस हिसाब से बड़ी कंपनियों में होता है। एक छोटे एक बनिया भी होता है, वो भी कहता है भैया कल से नौकरी में अब मत आना। लेकिन हमारी दिन की शिफ्ट थी, दिन में नौकरी पे गए थे और काम शुरू हुआ था, और लगभग 11 बज गए। 9 बजे की शिफ्ट होती थी, 11 साढ़े 11 बजा रहा होगा। तो वहाँ के एक मैनेजर हुआ करते थे, टी के पांडे, वो आए सेक्शन में। उन्होंने कहा भाई आज से हिंदी अखबार बंद कर रही कंपनी, और जो लोग जिनकी नौकरी गई है उनकी एक लिस्ट नोटिस बोर्ड पे चस्पा कर दी गई है। और उनका जो कंपनसेशन कंपनी ने बनाया, उसको स्पीड पोस्ट से ड्राफ्ट के माध्यम से घरों में भेज दिया गया। तो सभी के पैरों की जमीन खिसक गई, एक तरह से एक सब सकते में आ गए कह सकते हैं। क्योंकि जो नौकरी थी हम लोगों की, वहाँ का जो माहौल था बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा माहौल था, पैसा अच्छा मिलता था, ओवर टाइम अच्छा होता था। अ, उसी की बदौलत यहाँ पे प्लाट खरीदा, घर बना लिया 89 में ही। तो ये सारी सुविधा थी। एक नौकरी, सरकारी नौकरी के भी तो ऑफर आए उनको भी इसी के चलते, क्योंकि उस दौर में सरकारी नौकरी बैंक के में भी हम लोगों से कम सैलरी बैंक कर्मचारियों की थी। ऐसा बताया जाता है, भाई किसी का हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसी चर्चा होती थी कि भाई बैंक के कर्मचारियों की भी कम सैलरी है। उस दौर में हम लोगों की इतनी सैलरी थी। तो बहुत अच्छा रहा वो माहौल। लेकिन हुआ क्या कि भाई 93 में कंपनी ने जब बंद कर दिया जून में, अब ये जून जो आ रहा है इससे पूरा 30 साल हो जाएंगे, और हम लोगों का मुकदमा अभी भी हाई कोर्ट लखनऊ की बेंच में अभी भी पेंडिंग है। कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग जो सिस्टम में नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर इस पे लोग भरोसा नहीं करेंगे तो इस पे भरोसा करना, जो कुल में हमारा कहना है कि जो युवा वर्ग है उसको इस पे भरोसा करना चाहिए। जो प्राइवेट नौकरियां हैं उनमें क्या दिक्कतें हैं, जैसे हमने बताया कि 30-30 साल तक मुकदमा पेंडिंग रहता है। आप क्या कर सकते हो? आपके साथ चाहे कंपनी जो कुछ करे, कुछ नहीं कर सकते हो। जब इतने 92 लोगों ने इतनी बड़ी यूनियन उसको सॉल्व नहीं करा पाई, तो बाकी के हम बारे में क्या कह सकते हैं। कुल मिला के जब यहाँ से मुकदमा चला हम लोगों का हाई कोर्ट में, हम लोग सीधे हाई कोर्ट चले गए। वहाँ पे 2 जजों की बेंच थी। अ, एक जज ने हम लोगों के फेवर में फैसला दिया कि भाई आप लोगों को अ, अब तक की सैलरी और सभी को नौकरी वापसी, ये ऑर्डर दिया। दूसरे जज ने कहा कि नहीं, इन लोगों को लेबर कोर्ट जाना चाहिए था पहले। तो मामला गड़बड़ा गया। फिर एक तीसरे जज जज की बेंच, सिंगल बेंच बनी, तो उसने हम लोगों के फेवर में, भगवान की कृपा से उसने हम लोगों के फेवर में फैसला दिया। अब लेकिन मालिक तो भाई मालिक होता है, और वो हमारी जीत में कैसे वो खुश हो सकता है? वो अब भाई उन्होंने अपना चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में जाके। सुप्रीम कोर्ट की अनुकंपा ये रही हम लोगों पे, 92 लोगों पे। कहा मालिकों से कि भाई हम आपकी बात तभी सुनेंगे जब आप सभी 92 लोगों को 1-1 लाख रुपया दे के आएंगे। कोर्ट ने ये नहीं उसमें भेदभाव किया कि कौन चपरासी है, कौन ऑपरेटर है, कौन पत्रकार है, कौन सीनियर एडिटर है, क्या है, सारी चीजें उसने कोई तवज्जो नहीं दिया। बस एक लाइन का निर्णय दिया कि अ, अंतरिम निर्णय कि सभी को 1-1 लाख रुपया आप दे के आइए। तो 1-1 लाख रुपया दे दिया, 92 लाख रुपया बांट दिया लेबर कोर्ट के माध्यम से, सभी को मिल गया। तो एक वही राहत कह सकते हैं कि नौकरी जाने के बाद 1-1 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हमें मिला। और जो 30-30 हजार रुपया, किसी 30 ही हमें लगता है 30-30 हजार सभी को एक कंपनसेशन के रूप में उन्होंने
कंपनी ने भेजा था, तो 1,30,000 रुपया हम लोगों को मिला। अ, अब तो स्थिति ये है कि जो 92 लोग थे उसमें ज़्यादातर ने अपना हिसाब किताब ले लिया, क्योंकि फंड था, किसी की शादी, किसी की बेटी की शादी, किसी की पढ़ाई, ये तमाम सारी। जब हम लोग नौकरी से निकाले गए बिल्कुल युवा थे। आज हमारी एज लगभग 60 की हो गई, या 30 साल, मतलब हम 30 साल के थे जब हमारी नौकरी गई। आप लोग सोच सकते हैं कि क्या वाकया, हम लोगों के बच्चे बहुत छोटे थे, सभी के बच्चे छोटे थे, और कैसे सब हुआ। बहुत कठिन दौर आया हम लोगों के सामने। अपना कंप्यूटर घर पे लगाया अपने, हमारे एक साथी यही मोहल्ले में रहते हैं, हम दोनों साथ काम करते थे, तो दोनों ने मिलकर कंप्यूटर घर पे लगाया, जो पैसा कंपनसेशन दिया था कंपनी ने, और बाजार से लाके कुछ अपना काम धाम शुरू किया। उसी कंप्यूटर के बदौलत हमारी और उनके परिवार की बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रोटी दाल चल निकली थोड़ा सा। लेकिन वो बहुत कठिन दौर था, इतना कठिन कि बच्चों की पढ़ाई तक डिस्टर्ब होने की स्थिति आई। किसी तरह से कभी कभी वाइफ के कुछ जेवर भी बेचने पड़े वो उस दौर में। जो कि लेकिन बच्चों की पढ़ाई हमने बाधित नहीं होने दी। तो उसी की एक, कह सकते हो, भगवान का आशीर्वाद रहा, या सौभाग्यशाली रहे हम कि भाई बच्चे सब पढ़ लिख गए, जो भी हमारे स्तर से संभव था, और नौकरी मिल गई सभी को, और कुल मिला के ठीक स्थिति बन गई। बाद में फिर 96 में स्वतंत्र भारत में 1.5 साल काम करने का मौका मिला, और 98 में हिंदुस्तान में जॉब मिल गई हमें। हमारे बहुत से साथी अभी भी बहुत दयनीय दशा में हैं, जिनको जॉब नहीं मिली, कुछ को मिली, कुछ को नहीं मिली, कहीं कहीं। तो एक वाकया बताता हूँ, पहले भी बताया हमने कि जब नौकरी चली गई हम लोगों की, तो भाई तत्काल तो कुछ सूझा नहीं, चलो भाई कहीं कुछ खोजा जाए, छोटे अखबार में या कहीं छोटे प्रेस में कुछ काम धाम खोजा जाए। तो एक जगह गए, तो उन जो मालिक थे उन्होंने कहा कि भाई, हमने बताया इतनी तनख्वाह मिलती थी, उन्होंने कुछ ऑफर किया, 2,000 4,000 जो भी ऑफर किया। तो कहा कि हम लोगों ने कहा इतना कम, तो कहा कि अपनी कंपनी या अपना अखबार थोड़ी बंद कराना। तो इतना लेवल लग गया 92 लोगों पे कि इन लोगों ने वहाँ पे, चूंकि हम लोग लड़ाकू टाइप के थे, कोई बात होती थी तो स्ट्राइक हो जाती थी, कुछ काम बंद हो जाता था, क्योंकि यूनियन तगड़ी थी, तो कोई विरोध, कोई गलत बात सहन होती नहीं थी। तो हम लोग अपना स्ट्राइक पे, एक बार 6 महीने की स्ट्राइक चली, तो उसी जो 6 महीने की हम लोग स्ट्राइक किए बोनस के लिए, तो एक तरह से कंपनी ने उसी का बदला लेने के लिए नेताओं से या कर्मचारियों से हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया, अखबार बंद कर दिया, जब कोई अखबार घाटे में नहीं था। जब बाबरी मस्जिद गिरी, तो उस समय नवभारत टाइम्स का बहुत ज़्यादा नाम हुआ। तो हिंदुस्तान में आए तो यहाँ भी बहुत अच्छा रहा, यहाँ भी मुकदमेबाजी हुई शुरू में ही। 98 में आए, 2000 में फिर कंपनी ने कहा कि भाई आप लोग कम सैलरी पे आ जाइए, दुनिया भर का नाटक होने लगा। तो फिर हम लोग लेबर कोर्ट पहुंच गए, तो लेबर कोर्ट पहुंच गए तो फिर हम लोगों को 5 लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया। तो सबका कर नहीं सकते थे कम, क्योंकि काम बंद हो जाता। तो 5 लोगों को, 2 लोगों को गोरखपुर कर दिया, हम भी गोरखपुर भेज दिए गए। कुछ 2 लोगों को बनारस भेज दिया गया, एक साथी को गोंडा भेज दिया गया। तो इस तरह से प्रताड़ित किया गया। फिर बाद में समझौता हुआ, फिर 24 साल हमारे लगभग लगभग बीते हिंदुस्तान में। कुल मिला के खट्टा मीठा दोनों अनुभव रहा। बाद में हमें ब्यूरो चीफ भी बनाया गया। हम ग्रेजुएट नहीं थे, लेकिन हमारे अनुभव को देखते हुए, हमारी कार्य क्षमता को देखते हुए कंपनी ने एक वो किया, हमारे साथ अच्छा काम किया। और मैं हिंदुस्तान और वहाँ पे श्रावस्ती और सीतापुर में ब्यूरो चीफ रहा, नाम हुआ, सारी बातें। तो ये जो कहानी हम बताते हैं, इसका सिर्फ मकसद हमारा अपना कोई वो नहीं है कि हम उसमें बड़ा ही झोंकते हैं अपने अपने बारे में कि हम ये थे या वो थे। सिर्फ इस कहानी को बताने का एक ही उद्देश्य है कि आज का जो दौर है, प्राइवेट नौकरियों का दौर है, प्राइवेट नौकरी सरकारी मिलती नहीं है। प्राइवेट में भी कोई बहुत पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, तो उसको बड़ा पैकेज मिल जाता है। लेकिन कम पढ़ा लिखा है, एक बेचारा गांव का आदमी है कहीं का, तो उसको नौकरी मिलती कहाँ है।
कहीं पता चला किसी कपड़े की दुकान में मिल गई, किसी स्टोर में मिल गई, या कहीं मिल गई कोई, ये पता चला कि वो सेल्समैन बना हुआ है, 10-12 हज़ार रुपए में अपना कपड़े दिखा रहा है, या कहीं कोई सिक्योरिटी गार्ड है। तो इस तरह से काम लोग कर रहे हैं इतने कम सैलरी पे, इतने कम पैसे में, और वो भी 12 घंटे की ड्यूटी है। कोई छुट्टी नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, चाहे जो हो, लेकिन अगर छुट्टी लेते तो पैसा कटता है। बेचारा एक कर्मचारी जो 12 हज़ार पाता है, 10 हज़ार पाता है, तो वो यही सोचता है कि हम नागा ना करें तो 300-400 रुपए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। तो ये स्थिति है आज के दौर में। कोई न प्रोविडेंट फंड है, न ईएसआई कटता है, लोगों का कोई भविष्य नहीं है, और ठेके पे सारी प्रथा चल रही है। तो सारा पता है कि बड़ी कंपनी में रहे वहाँ भी सब चलता रहता है इस तरह का, तो कोई छिपा मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हम इस कहानी को सुनाते हैं, और लगातार हम सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये एक जागरूकता, हमारी समझ से लोगों में जागरूकता लाती है कि प्राइवेट सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं। उसके बनिस्बत अगर हम अपने जो जेएमबीडी नेटवर्क मार्केटिंग है, एक अच्छी कंपनी है, और एक अच्छा प्लेटफार्म है, अच्छा पैसा देती है, अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छा प्लान है, अच्छे लोग हैं, तो इस पे अगर कोई अपना समय देता है, भले शुरुआत में पार्ट टाइम दे या फुल टाइम दे, तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन धीरज रखने की बहुत ज़रूरत होती है। भाई कोई शुरू में आता है, तुरंत पैसा मिलता नहीं है। तो हमारा ये जो कहानी सुनाने का यही एक उद्देश्य रहता है हर बार। और तो मित्रों, ये तो हमारा परिचय का क्रम हुआ, और अब हम आते हैं अपने विषय पे थोड़ा सा, और वार्षिकोत्सव के अनुभव, और अ, आगे की तैयारी। तो वार्षिकोत्सव का अनुभव अ, बहुत अच्छा रहा हमारा। तो वार्षिकोत्सव के लिहाज से देखें तो हमारी ये तीसरी एनिवर्सरी कह सकते हैं। एक बार गोमती नगर में हुई थी, आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे हम शामिल हुए थे। तब हम संभवतः है सीतापुर में थे, तो तब हमें शामिल होने का मौका मिला। और दोबारा अभी जो जुलाई में कार्यक्रम हुआ उसमें हम शामिल हुए, और ये तीसरा आयोजन था। लेकिन पहले दो आयोजनों में हम किसी को खास तौर से ला नहीं पाए, अब की बार केवल एक व्यक्ति को हम ला पाए। और तैयारी थी, हमने 3 और लोगों का रिजर्वेशन करा रखा था लखनऊ से, इधर से लखनऊ मेल से करा रखा था, वापसी में एसी एक्सप्रेस से करा रखा था। लेकिन वो लोग नहीं आ पाए किन्हीं वजहों से, और टिकट का पैसा गया, गया सो गया, उसका कोई बहुत मलाल नहीं है। लेकिन जो लोग आते तो अच्छा रहता। लेकिन एक हमारे रिश्तेदार भांजे हैं, उनसे हमने आइन टाइम में थोड़ा पहले, बाकी 3 का पहले से करा रखा था, लेकिन अपने भांजे का टिकट हमने बाद में पूछा कि चलोगे कि नहीं चलोगे, तो उसने कहा हाँ चलेंगे। क्योंकि उसका सैटरडे, जो हमने अभी पीछे कहानी बताई, 12 घंटे की नौकरी वाली, कम सैलरी वाली, तो हमारे भांजे की भी यही स्थिति है। वो भी 12 घंटे नौकरी करता, संडे को भी काम पे जाता है। तो उसको हमने बोला कि भाई चलो, संडे को मत जाना, अब की बार ओवर टाइम मत करना, और शनिवार को हम लोग चलेंगे। रात में 9 बजे ट्रेन, 10 बजे ट्रेन है लखनऊ में, तो शनिवार को तो ड्यूटी पूरी ही हो जाएगी। उम्मीद है मंडे को भी पूरी आ जाओगे, हम लोग समय से आ जाएगी ट्रेन, तो मंडे को भी ड्यूटी हो जाएगी। तैयार हो गया, उसका रिजर्वेशन किया, वेटिंग में था, लेकिन बाद में टिकट कंफर्म हो गया, तो वो गया। और उसके जाने का लाभ सभी ने देखा, वहाँ पे क्या हुआ। वो गया, वहाँ पे माहौल देखा उसने, तो बहुत मोटिवेट हुआ, उसको अच्छा लगा। और जब बाद में ड्रा हुआ, और उसका जो 1,000 का टिकट था, टिकट भी हम ही ने लिया, तो उसमें उसके एक में उसका नाम डाला, एक में अपना नाम डाला, अपनी वाइफ का नाम डाला, और संयोग से ही वो ड्रा में पहला नाम उसका आ गया। तो इससे अधिक खुशी की बात किसी के लिए क्या हो सकती है। कोई अगर जाता है, किसी के सहारे से जाता है, किसी के माध्यम से जाता है, और उसका ड्रा में नाम आ जाता है, उसको 15,000 की टीवी मिल जाती है, तो उसके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है।
तो स्वाभाविक है उसका मोटिवेशन भी बढ़ता है, चीज़ें उसके वो भी कुछ करने के प्रयास करने लगता है। तो जब दूसरा नाम हमारा आ गया, बाकी 3 और नाम आए, तो हमारे लिए भी बहुत पहला हमें एक पहली दफ़े हमें भी कुछ पुरस्कार मिला इस तरह से, ड्रा के माध्यम से। तो भाई हम तो उस बिटिया का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जिसने पर्ची निकाली, ऊपर वाले का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि उस पर्ची उसके हाथ में है हमारे नाम की और उसके हमारे भांजे योगेश तिवारी के नाम की। तो कंपनी ने ऐसा सिस्टम बनाया, पारदर्शी रूप से पर्चियाँ पन्नी में डाली गई, उनको हिला के अपना निकाला गया। तो ये होता है हर बार जब एनिवर्सरी होती है तो इस तरह का ड्रा निकाला जाता है। जब 24 जुलाई को आयोजन हुआ था लखनऊ में, तो तब भी 3 टीवी निकाले गए थे, अब की बार 5 टीवी निकाले गए। तो उसका अनुभव बहुत अच्छा रहा। एनिवर्सरी में जो हमें अनुभव मिला, जो हमें सीखने को मिला अवतार सर से, इतने बड़े-बड़े चेक बने, अवतार जी का चेक इतना बड़ा बना और सीके सर का और अमित सर का, उनका पटेल जी का इलाहाबाद में, उनका पूरा परिवार जो इसमें सिस्टम में लगा हुआ है, पूरे परिवार का चेक, और उधर ग्वालियर से और दीपा पवैया जी का चेक, अलका मैम का चेक, और आरती आरती जी का मैं, तो इन सभी लोगों के बड़े-बड़े चेक बने और इससे बहुत सुखद अनुभूति हुई। हमारा भी चेक जो भी, चूँकि रॉयल्टी पे आ गया हूँ, तो हमारा भी जो भी चेक बनेगा, जब बिज़नेस फाइनल होगा तो पता चलेगा कितना क्या बना। तो क्योंकि रॉयल्टी फाइनल हो ही गई है, बिज़नेस का हो गया कि रॉयल्टी आ गई हमारी, तो उसके लिए भी जो है हम अपने ग्रेट अपलायन पंकज सर का और दत्ता जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं, क्योंकि बीच-बीच में जो मन इधर-उधर भटकाव होता था, तो उसके लिए दत्ता जी ने बहुत बात, जब भी कोई भटकाव हुआ, हमें दत्ता जी से भेंट हुई, उन्होंने अपने तरीके से बताया हमें, फिर से हम मोटिवेट हुए, फिर से काम पे लग गए। पंकज सर ने जब भी कोई गड़बड़ हुई, कोई बात हुई, तो उन्होंने हमें समझाया, सिखाया, उनके ज़रिए प्लान दिखाना हमने सीखा और लगातार वो जब भी लखनऊ में रहते हैं हमें सहयोग करते हैं, साथ में जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो सीख ही रहे हैं, कोई हम बहुत अनुभवी नहीं हैं, लेकिन यह है कि अनुभव धीरे-धीरे ही होता है सभी को। सीखने के बार-बार जब आप प्लान देते हो और बार-बार लोगों से मिलते हो, तो हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि अपना सिस्टम सीखने और सिखाने का ही है। तो लगातार मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ और मित्रों, इसके अलावा अ, जो है वहाँ पे एनिवर्सरी के बाद ओम सर ने वहाँ पे कैंटीन में प्लान बताया, ये जो अपना 15,000 वाला है ड्रीम क्लब वाला, तो हेतल मैम के साथ हम थे, हमारा भांजा था, सुरेश भाई थे, तो इन सबको वहाँ पे प्लान बताया, वहाँ से हमने बुक भी खरीदी, तो काफ़ी मोटिवेशन मिला। रमेश सर से भी बड़ा मोटिवेशन मिलता है। बाकी मोटिवेशन तो सारे लीडर से ही मिलता है, जो भी अपने साथी हैं, जो भी अपना मीटिंग करते हैं, जो भी अनुभव शेयर करते हैं, उससे सभी को मोटिवेशन मिलता है, हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। जैसा कल अलका मैम ने अवेयरनेस के बारे में बताया, वो एक मुद्दा है, तो उसके पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि भाई अवेयरनेस जो है अपने संभाल के बनावें, क्योंकि ये बहुत पेचीदा मुद्दा है, इसको सभी को समझ के ही करना चाहिए। क्योंकि जब ऊपर इनकम नहीं जाएगी तो कोई आपका अपलाइन आपको क्यों सपोर्ट करेगा, कितना सपोर्ट करेगा? भाई भाई अपलाइन अगर आपके साथ दौड़ता है, जाता है, तो स्वाभाविक उसको भी कुछ मिलना चाहिए। बिज़नेस का तो जो मिलता है वो मिलता है, लेकिन जब साथ में जोड़ दौड़ता है, तो पॉइंट इनकम वही मुश्किल से ₹200 आती है, लेकिन अगर वो अपलाइन अ अ, आपके हिसाब से वो है, तो फिर उसको भी कुछ पैसा जाएगा, तो वो आपके साथ दौड़ेगा भी।
तो इस पे सोच समझ के अपना बनाने की जरूरत है, अवेयरनेस। मित्रों, एक और मैसेज दत्ता जी की ओर से है, जो हमें बताना है यहाँ पे कि जैसे हम लोग ये जूम मीटिंग करते हैं रोज, तो कोई ना कोई अपना सिस्टम चालू करता है, फिर होस्ट बनाता है, फिर हम उसको काम करते हैं। तो अब जैसे हम तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी साथियों से अनुरोध है और कि जो जब आप होस्ट बनते हो तो आप स्वयं जिस व्यक्ति को बुलवाना है, अपने साथी को उसमें बोलने के लिए आमंत्रित करना है, तो उसका माइक स्वयं आप अपने उससे अपने स्तर से माइक म्यूट अनम्यूट आप कर सकते हो, क्योंकि अब जब आप होस्ट बन जाते हो तो आपको राइट रहता है किसका माइक म्यूट करें, किसका माइक अनम्यूट करें। तो ये सीखने की जरूरत है सभी को, और जितना ज्यादा लोग सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। और मोबाइल फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है आज के समय में। मोबाइल के फीचर सारी चीजें समझना जरूरी है। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि मोबाइल में लगे रहिए, लेकिन मोबाइल की चीजें जानना जरूरी, क्योंकि तकनीक का मामला है। अगर आपको जितना ज्यादा चीजें आएंगी, जैसे अपना सॉफ्टवेयर है, अपना जो बिलिंग का सिस्टम है, या किसी की ज्वाइनिंग का सिस्टम है, तो ये जितना ज्यादा हम सभी को आएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें उतना अपलाइन का सहारा नहीं लेना पड़े, क्योंकि अपलाइन के पास बहुत सारे लोग हैं। केवल हम ही नहीं है, हमारे बहुत वो अपलाइन में बहुत सारे लोगों का अपलाइन है। तो अगर सभी लोग यही कहें कि भाई हमारा बिल कटा दीजिए या हमारी ज्वाइनिंग लगा दीजिए, या ये तमाम सारी चीजें आती हैं, टेक्निकल चीजें, या हमारा बिजनेस चेक कर दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें दिक्कत होगी अपलाइन को। तो अपलाइन को जितना आप फ्री रखोगे उतना अच्छा है, जितना जल्दी आप काम सीख लोगे उतना अच्छा है। टेक्निकली चीजें छोटी छोटी होती हैं, कोई बहुत बड़ा इनमें वो नहीं है, तो इनको सभी को सीख लेना चाहिए। और एक दूसरे के सहयोग से नहीं आ रहा है तो अपलाइन से भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखना अच्छी बात रहेगी। मोबाइल फ्रेंडली, अपने सिस्टम फ्रेंडली, अपने जो सॉफ्टवेयर फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, ये दत्ता जी का मैसेज था, और हमने ये सिस्टम फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली अपनी तरफ से बताया। दत्ता जी का मैसेज से ये था कि जो होस्ट जो कोई बनता है उसको स्वयं म्यूट अनम्यूट का थोड़ा सा जानकारी रखनी पड़ेगी, ताकि वो अपने हिसाब से लोगों को बुला सके, अपने हिसाब से लोगों को म्यूट अनम्यूट कर सके। मित्रों, आगे जो है हम अपने जो जिनकी बदौलत हम रॉयल्टी बने, हमने अपलाइन का नाम लिया, अपनी डाउन लाइन में जो जिनके सहयोग से मैं रॉयल्टी पहुंचा हूं, मैं उनका भी कुछ नाम, कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं। सभी के तो नाम लेना मुश्किल है, लेकिन कुछ नाम मैं लेना चाहता हूं। जैसे श्रावस्ती में हम लेना चाहेंगे नाम, जैसे संदीप त्रिपाठी, प्रदीप त्रिपाठी, कुलदीप त्रिपाठी। मैं इनके यहाँ जाकर रुकता हूँ, और इनका सहयोग भी है अपने बिजनेस को बढ़ाने में। और हिंदुस्तान अखबार के जो प्रभारी हैं सोहन लाल जी, उनके यहाँ भी मैं जाकर रुकता हूँ, तो उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनका भी बिजनेस बढ़ाने में बहुत सहयोग है। रवि मिश्रा हिंदुस्तान में फोटोग्राफर रहे हैं आजकल, वो टीबी अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। सुधीर सिंह जी हैं, हिंदुस्तान अखबार के पत्रकार हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, और अ, प्रधान भी हैं। उनका भी काफ़ी सहयोग है। उन्हीं के माध्यम से उनकी भाभी की ज्वाइनिंग भी, सरोज सिंह जी बहराइच की रहने वाली हैं, तो उनका पेट्रोल पंप भी है, स्कूल भी चलाती हैं, तो उनका भी काफ़ी सहयोग रहा हमारा बिजनेस बढ़ाने में। रामविलास यादव जी हैं, डॉक्टर देव कुमार जी हैं, और इसी तरह से रायबरेली में आनंद लक्ष्मी तिवारी हैं, कामता बाजपेयी हैं, अनिल सैनी, गिरजा शंकर अग्निहोत्री, के पांडे, दिनेश गुप्ता, महेंद्र वाजपेयी, ये सब नाम है। बंगलौर से अपने भतीजे का नाम आशुतोष मिश्रा,
और आकाश जी का नाम लेना चाहूँगा। लखनऊ से विनोद अवस्थी, आदर्श प्रकाश सिंह, महेश पांडे जी, डॉक्टर अभय कुमार जी, ये सब नाम बहुत हैं, लेकिन सभी का नाम लेना बहुत नहीं है समय उस हिसाब से, लेकिन इन सब का मैं नाम लेना चाहूँगा। और हमने जो अनुभव शेयर किया उसका एनिवर्सरी का, वार्षिकोत्सव का, इसमें कुछ और चीज़ें जैसे दत्ता जी ने, अवतार सर ने भी उसका दोहराव किया मीटिंग में, जब उन्होंने दिया मीटिंग क्लोजिंग वाली बात है कि हम लोग क्लोजिंग पे हमें फोकस करना चाहिए, और अपना जो बिजनेस भले पिछला जो बिजनेस उससे थोड़ा ही बढ़े, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। इन सब पे हम सबको फोकस करेंगे तो हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा, कंपनी की भी ग्रोथ होगी। और इस हिसाब से अपना ये जो काठमांडू टूर का प्लान बना है, काठमांडू टूर का पैकेज चल रहा है, तो उस पे भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। तो हम निकाल चुके हैं, 2 लोगों को प्रोडक्ट दे चुके हैं, 15-15 हज़ार के ड्रीम क्लब में शामिल कराया उन लोगों को। और आज पंकज सर के साथ गए थे जहाँ पे, वहाँ प्रोडक्ट दे के आए, कुछ और भी प्रोडक्ट साथ में दे के आए हैं। उम्मीद है वहाँ पे और प्रोडक्ट निकलेंगे। जो भांजा है वो बहुत सक्रिय है, एक्टिव है, उसने भी कुछ लोगों से अपनी फैक्ट्री में बात की है, वो दवा फैक्ट्री में काम करता है। तो पिछले संडे को ही मीटिंग का टाइम तय हुआ था, लेकिन अब क्योंकि उनकी 8 साढ़े 8 बजे ड्यूटी खत्म होती, संयोग नहीं बन पाया मिलने का, तो नहीं हो पाया। कल फिर से उनके साथ मिलने का कार्यक्रम है, मे भी वहाँ पे अच्छा काम होगा। और इसके अलावा अभी कल ही परसों और 2 लोगों से मिले, 3 लोगों से, तो वहाँ भी अच्छी संभावनाएं बन रही हैं, धीरे धीरे काम बढ़ रहा है। और हमें उम्मीद है कि काठमांडू टूर जरूर हमारा निश्चित होगा, साथ ही हम अपने और साथियों को भी ले जाने में सफल होंगे, क्योंकि ये 30 मई का टाइम है, और 30 मई तक हम लोग कोशिश करके अपना टारगेट पूरा जरूर करेंगे। आज हमारे साथ हमारे जो योगेश तिवारी जी हैं, वो शायद जुड़े हैं। हम उनका माइक अनम्यूट करेंगे, हम उनसे अपना अनुभव जो गए थे दिल्ली, और अपने प्रोडक्ट का अनुभव, इस बारे में हम चाहेंगे कि योगेश तिवारी जी अपनी बात रखें। और हम उनका माइक अनम्यूट कर रहे हैं। योगेश तिवारी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूं, आप उधर से अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज, बोलिए। सभी साथियों को जय जेएमवीडी। साथियों, यहाँ से जाने के बाद मीटिंग में, एनिवर्सरी में पहला टाइम था हमारा। वहाँ से जाने के दूसरे दिन पंकज सर से चर्चा हुई कि मीटिंग का अनुभव वहाँ का एनिवर्सरी का कैसा रहा। तो हमने कहा ठीक है सर जी, अच्छा रहा वहाँ का। तो हमने कहा कि सर जी, हमने जेएमवीडी की एक नई व्याख्या की है। कहा बताइए। तो हमने कहा कि जे फॉर जब, एम फॉर मन, वी फॉर विश्वास, डी फॉर दिलाए। जब मन विश्वास दिलाए तब जेएमवीडी चले आए। कहा बहुत अच्छा। तो आपको ये बात अपनी जूम मीटिंग में रखनी है। तो उनको भी एहसास हुआ, लगा कि भाई अब पहली बार वहां पे गए थे, फर्स्ट टाइम वहां जा करके जो अकारण हम जो करुणा हुई
बच्ची जब वहां पे पहुंच रही थी, जा रही थी, तो मन में एहसास हो रहा था कि काश हमारा भी टीवी निकलता। जब बच्ची वो ड्रा के लिए जा रही थी तो मन में ऐसा भाव आया कि काश हमारा भी निकल आए। और थोड़ी देर में नाम जब अनाउंस हुआ तो पता चला कि फर्स्ट नाम हमारा ही है। तो ये तो पता था नहीं कि हमारा निकलेगा। तो मामा जी ने जो लेके गए, कहा इन्होंने, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, पंकज जी का भी धन्यवाद। तो ये अनुभव रहा। अब अभी अभी मीटिंग में मामा जी ने कहा कि जो अपनी स्थितियां बताई इन्होंने, हम लोग भी उसी तरह प्राइवेट जॉब से जुड़े हुए हैं, 12 घंटे की ड्यूटी है। आज भी 8:30 बजे हमें छूटना था। पंकज सर ने कहा था जूम मीटिंग में आपको बोलना है, तो हमने कहा चलिए मैं प्रयास करूंगा 8 बजे वहां से छुट्टी ले लूं। तो खैर 8 बजे में मैं निकल आया, 9 बजे मैंने मीटिंग अटेंड कर ली। अब वहां पे हर जगह ये तो संभव नहीं है, 150-200 लोगों का स्टाफ हमारी कंपनी में। प्रयासरत हूँ मैं, 3-4 लोगों से बात कर रखी, हो सकता है कल वो मीटिंग संभव हो। 4-6 लोगों को और हमने भी बात कर रखी है, तो हो सकता है 15,000 की ज्वाइनिंग हो जाए। प्रयासरत हूँ। अब धीरे धीरे भी संडे का दिन मैं देना चाहूंगा जेएमवीडी को, और बृहस्पतिवार वाले दिन 4 बजे वहां से निकल करके इस तरह से है, प्रयास करना है पूरी तरह से। भाई जेएमवीडी प्राइवेट कंपनियों में क्या है, मामा जी ने बताया, वही स्थिति हमारी कंपनी की भी है। खैर हम लोगों का थोड़ा बहुत पीएफ वगैरह कटता है। पिछले महीने में हमने 4 छुट्टियां की, 4 छुट्टियों का पैसा कट गया। तो प्राइवेट सेक्टर की तो हालत बुरी है ही है, अपने मन चाहे तरीके से वहां ड्यूटी करनी पड़ती है। और यहाँ पे अगर हम 4 घंटे 6 घंटे यहाँ ये है कि भाई प्रयास करना है, लोगों से मिलना है, जितना अच्छा हो सके। बस यही कहना है अपने को। और बताइए कैसे आए जेएमवीडी में, कैसे आए, ये थोड़ा शुरुआत बताइए, प्रोडक्ट कैसे लगते हैं? प्रोडक्ट ठीक है। जेएमवीडी आईडी लगे तो 2-3 साल हो गए, लेकिन इत्तेफाक हमारा यही था कि जो आपके साथ हम दिल्ली गए, वो एक इत्तेफाक कहिए, उस दिन आप आए थे तो ये हुआ कि भाई क्या आप दिल्ली चलोगे? तो हमने कहा शनिवार का दिन है, चलिए चलते हैं भाई। ठीक है, एक दिन का। दूसरे दिन फिर ट्रेन लेट हुई, हमको उस दिन हमने छुट्टी करी। जेएमवीडी के प्रोडक्ट ठीक है, कुछ प्रोडक्ट तो काफी अच्छे हैं, जैसे पंच तुलसी में जब से आपने दी है तब से मैं इस्तेमाल करता हूँ। और ये बीच में कुछ दिन तक खरीदारी हमारी हुई, लेकिन वही स्थिति है कि भाई ड्रीम क्लब में हम पहले से जुड़े हैं, लेकिन हर महीने इत्तेफाक से वो खरीदारी नहीं हो पाती। कभी कभी एक स्थितियां ऐसी नहीं होती, बन पाती। ये तो हम कहिए कि हम पहले मकान हमने बना लिया था। उस दिन हमारे कंपनी में ये हुआ कि अपनी पूरी फुल ड्रेस में आइए। तो हमने कहा कि हमारे कैशियर ने हमसे कहा कि तिवारी जी आपको कुछ दिक्कत है? हमने कहा दिक्कत क्या है, सैलरी नहीं मिल, अभी सैलरी मिलेगी तो शूज वगैरह परचेज करूंगा। तो वहां से था कि शूज पे आइए। तो हमने कहा ठीक है। तुमने कहा, तो कहने लगे आपको कुछ समस्या है तो सर से बात कर लीजिए। हमने सर से, हमने कहा अगर हम अपना मकान ना बनाए होते तो आपके यहाँ हम नौकरी ही नहीं कर पाते, आप बात क्या कर रहे हो इस बात की? तो प्राइवेट नौकरियों में तो समस्याएं हैं ही हैं। अगर हम इस तरह से, और उस दिन ओम सर जी ने मीटिंग में ये बात कही थी कि प्रतिवर्ष पता नहीं कितना छात्र ग्रेजुएट होके निकल रहा है, हाई स्कूल और इंटर करके निकल रहा है। हमारी सरकार कुछ नहीं करी, कुछ कर रही, कुछ नहीं कर रही। कोई मंदिर पे फोकस कर रहा है, कोई मस्जिद पे फोकस कर रहा है, कोई किसी पे फोकस कर रहा है। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे अच्छा है। हम लोगों को केवल मेहनत करनी है। जब
हमारे सीनियर वहां पे अवतार जी विकलांग होकर के कर सकते हैं, तो हम लोग तो नहीं कर सकते। केवल मेहनत करने की बात है। बहुत बढ़िया योगेश जी। केवल मेहनत से, अब एक बार में, जैसे उस दिन कहा, एक बार में सफलता नहीं मिलती, सफलता लगातार करनी पड़ती है। तो एक बार में, एक बार गए तुरंत आदमी हाँ नहीं कर देता, ये तो गारंटी। एक बार में केवल वो विश्वास, पहले हमको विश्वास में लेना। जब हमारे प्रति जिसके पास हम जाएंगे, जब वो हम विश्वास से भर जाएगा कि ये बंदा आया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जब हम जाएंगे, तो शायद वो हाँ में हाँ करे। क्योंकि 15,000 की किट हमें लगता है एक बार में कोई भाई बिजनेस वाला होगा, पैसे वाला होगा, तो तुरंत ओके कर देगा। हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, 15,000 की किट संभव नहीं है आदमी एक बार में ओके कर दे। लेकिन मिलेगी, मिलेगी नहीं 10 तो 2-3, 2 तो निकलेंगी, 4 तो निकलेंगी। लेकिन प्रयास हमें करना पड़ेगा। अब हम प्रयासरत हैं। हमने अपनी कंपनी में काफी लोगों को बता रखा कि भाई हमने नया काम शुरू कर दिया है। तो लोग भी, एक हमारे जो सीनियर थे दीपक सिंह, उन्होंने आरसीएम का नाम बताया। उन्होंने कहा मैं भी कुछ समय मैंने पहले जुड़ा था, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं रहा। उन्होंने कहा उसी तरह का काम है, हमने शुरू कर दिया है। चाहिए होगा प्रोडक्ट, कुछ घरेलू सामान या हेल्थ प्रोडक्ट है इसमें बहुत सारे, तो आप लेना चाहिए। बता दिए। कल 3 लोग कल के लिए तैयार है आने के लिए। एक तो हो सकता है तीनों लोग संभवतः हैं। और उधर परशुराम ने कहा है कि जो है 7 तारीख के बाद उनको सैलरी मिल जाएगी, तो पंच तुलसी और वीडेंट लेने के लिए बोला है। राकेश ने फोन नहीं रिसीव किया। कल वगैरह, कल हो सकेगा तो बात करूंगा। 10-12-15 लोगों की लिस्ट और नहीं तैयार की है हमने, वो कल हम आपको कल बता देंगे। ऐसे ही है कि ये विश्वास है कि पूरी तरह से अगर हम लगेंगे तो बिजनेस मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब सभी लोग कर रहे हैं, और वहां पे ओम सर का जो प्लान दिखाने का नजरिया था, ओम सर का जो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बोलने का नजरिया, पंकज सर का भी बहुत बढ़िया है। उन सभी लोगों को धन्यवाद है। तो ठीक प्रयास है। है। हाँ, और बोलिए, कुछ और बोलना है तो। तो प्रयास है अपना, हम प्रयास जारी रखेंगे पूरा, कि आगे भी हम भी बिजनेस करें, कि हो आने वाली एनिवर्सरी में हम पहुंचे, हमारी टीम से ना हो। हम रॉयल्टी अचीव कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं अचीव कर पाते हैं तो 2-4-6 मेंबर, 2-4-6 लोग हमारे भी साथ में वहां पे जाएं। जो उतनी उसमें कुर्सियां थी, इतनी सारी खाली थी, 5-10 कुर्सी हमारी तरफ से भी भरी जाए, ये प्रयास रहेगा। फिर आगे ऊपर वाले की इच्छा। बस अपनी इसी से अपनी वाणी को विराम चाहेंगे। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, बहुत अच्छी बात है आपने कही। आपका माइक हम म्यूट कर देते हैं। अब अपनी मीटिंग हम आगे बढ़ाते हैं। योगेश जी ने पहली दफे इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे, जूम मीटिंग के मंच पे, और अपनी बात बहुत अच्छे ढंग से रखी उन्होंने, अपनी प्रभावी ढंग से रखी। आगे अगर ये लगातार बोलेंगे तो निश्चित रूप से एक वक्ता के रूप पे निखार आएगा और आगे मीटिंग भी होस्ट कर सकेंगे। जो उन्होंने बताया कि अपनी जो परिभाषा दी जेएमवीडी की, वाकई लाजवाब हमें तो लगी। भाई, जब मन विश्वास दिलाए, भाई जब मन विश्वास दिलाएगा तभी हम जेएमबीडी में सफल होंगे। जब हम अंदर से ही विश्वास हम नहीं करेंगे तो हम दूसरों को कैसे विश्वास दिलाएंगे। बहुत अच्छा लगा। और ये नई परिभाषा गढ़ी योगेश जी ने, उनको बहुत बहुत तालियां।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। और दूसरा ये कि अगर लगेंगे, अब जैसे उन्होंने बताया कि कल 3 लोगों की मीटिंग की संभावना है, और इतनी जल्दी इस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं, बहुत काबिले तारीफ है उनकी, हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और अब ये एक सेमिनार या एनिवर्सरी में जाने का ये लाभ होता है, इसीलिए सीनियर कहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाओगे उतनी जल्दी आपका जो है बिजनेस डेवलप होगा। तो अब की बार हम एक व्यक्ति को ला पाए, लेकिन वो एक व्यक्ति हमारे लिए हीरे के समान है। वो ज़रूर कामयाब होंगे, और तमाम उनके जो उन्होंने कहा कि हम रॉयल्टी पे पहुँचे, ज़रूर रॉयल्टी पे पहुँचेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा, पंकज सर का, पूरी कंपनी का पूरा सपोर्ट हर व्यक्ति के साथ रहता, उनके साथ भी रहेगा। और हम ज़रूर चाहेंगे कि वो रॉयल्टी पे पहुँचे और उनकी टीम के भी लोग सफल हों। और जैसा उन्होंने बताया कि जैसे परसों हम गए थे, 3 लोगों से मुलाकात हुई, वहाँ पे कोई बहुत संभावना नहीं देखी, लेकिन आज उन्होंने बताया कि फॉलो अप किया, आज तो बताया उन सज्जन ने कि 7 तारीख को सैलरी मिलेगी तो कुछ प्रोडक्ट लेंगे। तो एक दिन में, जैसा कहा उन्होंने, एक दिन में कोई नहीं ले लेता, पहली बार में ही कि आप जाओ 15,000 का प्रोडक्ट ले ले। फॉलो अप करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है। मेन चीज़ विश्वास की बात है। आपके चेहरा, फेस वैल्यू क्या है आपकी उसके सामने, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि जब आप शुरू में जाते हो तो अपने ही लोगों के पास जाते हो जो आपके जानने वाले हैं, जिनके बीच आपकी एक फेस वैल्यू है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए पहली बार में बहुत सफलता नहीं मिलती। जो अवतार सर ने हमें वहाँ भी ये बात बताई थी अलग से, उनकी मीटिंग में बोलने का अवसर बहुत कम मिल पाया। और उस लोग जब खाना खा रहे थे तो उन्होंने वहाँ भी बताया था, इस बात का जिक्र किया था, 4 इक्के वाली बात। और अभी जब परसों मीटिंग दी, उन्होंने तो फिर से वो 4 इक्के वाली बात कही, वो बहुत अच्छी लगी हमको कि भाई ताश के 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों में क्या पता वो 4 इक्के तो हैं, हमें पता है। तो हमें भी ये पता रहना चाहिए उसी ताश के पत्तों की तरह कि भाई हमें भी रॉयल्टी, टेक्निकल, डायमंड सब भरे पड़े हैं, बस उनको हमें निकालना है। ताश के पत्ते फेंटते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। 4 इक्के तो निकलेंगे ही निकलेंगे, भले वो 48 पन्नों के बाद 48 पत्तों के बाद निकलें, या शुरू में ही निकलें, या बीच में निकलें। तो हमें अपना धीरज नहीं खोना है, हमें अपना विश्वास बरकरार रखना है। सभी साथियों से अनुरोध यही है कि जो भी अभी जुड़ रहे हैं, पुराने लोगों की, पुराने जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनकी मैं बात नहीं करता, लेकिन जो नए साथी जुड़ते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है कि भाई ताश के जो 52 पत्ते वाला अवतार सर का संदेश है, उसको जरूर अपने दिमाग में रखें कि 4 इक्के हैं, वो कब निकलेंगे ये पता है हमें। 4 इक्के हैं, बस 4 इक्कों का इंतजार करना है कि वो कब निकलते हैं, और हमें लगातार प्रयास करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और अलका जी ने जैसे कल बताया कि लगातार ग्वालियर जाती थी, खाली हाथ लौट आती थी, सोच रही थी कब होगा बिजनेस, सीनियर से बताती थी कि अब जाना बंद कर दें। लेकिन अब देखिए ग्वालियर में क्या स्थिति बन गई है, कितने लोग वहाँ पे डेवलप हो गए हैं, वहाँ पे डिपो स्टोर सारे खुलते चले जा रहे हैं। तो धीरज बहुत जरूरी है इसमें। अगर धीरज खो दिया, इधर उधर भटक गए, तो फिर भटकते ही रह जाएंगे, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में, फिर आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लोग यही कहेंगे कि ये तो रोज कंपनी बदलते हैं, फिर क्या विश्वास करें। आपके जो नीचे फॉलोअर्स हैं वो भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी आप कंपनी बदलोगे फिर उन्हीं अपने साथियों से कहोगे कि अब मैं इस कंपनी में चला आया, अब उस कंपनी में जाऊंगा, तो उनका भी विश्वास एक दिन तो टूट ही जाएगा ना। वो आपकी भाई, वो आपके फॉलोअर्स हैं, आप थोड़ा लीडर्स हैं, आप बात रख सकते हैं अच्छे से, तो वो लगातार आपका पीछा नहीं करेंगे, आपको फॉलो नहीं करेंगे। एक दो कंपनी साथ चलेंगे, उसके बाद साथ छोड़ देंगे, फिर आप अकेले ही घूमेंगे। तो मित्रों, हमें धीरज और विश्वास बनाए रखना है। और एक बात और कहनी थी हमें कि जो भी हम लोग हैं, अपना सिस्टम जो है नेटवर्किंग का, कि हमें बिजनेस तभी बड़ा होता है, हमारा बिजनेस तभी बड़ा होता है जब हम बड़े लेवल पे तभी पहुंचते हैं। कि हमें सिखाया जाता है कि
हम अपना क्लोन बनावें। क्लोन बनाना बहुत जरूरी है। तो क्लोन बनाने में सीनियर्स का बड़ा सपोर्ट रहता है। भाई जैसे पंकज सर हमारे अपलाइन हैं, तो वो चाहते हैं कि जो उनके नीचे हैं लीडर उनकी तरह बने ताकि उनका काम हल्का हो। ऐसे ही जो भी लीडर्स हैं वो सभी चाहते हैं उनके नीचे जो लीडर काम करते हैं, जो डेवलप हो रही लीडरशिप, वो उनकी तरह काम करे, उनका काम हल्का हो, उनका बिजनेस बड़ा हो। लेकिन कहीं कहीं ये भी देखने को मिल जाता है कभी कभार कि कोई अगर लीडरशिप डेवलप हो रही है, क्योंकि भाई अ, जब कोई किसी को कॉपी करे तो भाई कॉपी ही तो करता है। अगर वो कॉपी करता है तो किसी की तकलीफ हो जाती है, किसी को परेशानी हो जाती है कि वो उस जैसा कर रहा है या वो उस जैसा कर रहा है। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। और क्योंकि कॉपी करना है तो भाई कॉपी ही करेगा, लीडर की ही कॉपी करेगा, क्योंकि लीडर साथ जाता है, लीडर जैसे प्लान देता है, लीडर जैसे बताता है, उसी तरह तो नीचे वाला काम करेगा। तो अगर वो नीचे वाला उस तरह से काम करता है तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारा यही कहना है। और सभी साथी अपनी अपनी टीमों का ख्याल रखें, अपनी अपनी टीमों को बेहतर ढंग से बतावें। और जो काठमांडू टूर है उसके लिए सभी साथी लगे ही हुए हैं, बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। सभी उम्मीद है कि वहाँ भी एक अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँचेंगे और वहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम होगा। और कुछ हो सकता है घोषणाएं भी हों वहाँ फिर से, क्योंकि दिल्ली एनिवर्सरी में समय नहीं मिल पाया। हमें भी बहुत खराब लगा जब दत्ता जी बोल रहे थे, यहाँ तक कि जो आए थे हमारे मुख्य अतिथि वो जब बोल रहे थे लाइट बंद हो रही थी, लाइट बंद हो रही थी, लाइट बंद हो रही थी, बड़ा वैसा फील हुआ कि कोई अपनी बात ठीक से नहीं रख पाया। तो आगे जब भी एनिवर्सरी हो, कार्यक्रम हो, तो भले हम लोग कार्यक्रम जल्दी शुरू करें, ज़्यादा टाइम के लिए हॉल बुक हो, कम से कम दत्ता जी या जो बड़े सीनियर लीडर हैं या जो मुख्य अतिथियां हैं, कम से कम वो अपनी बात तो ठीक से रख सकें, जिसके लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, जिनकी बात सुनने के लिए हम लोग जाते हैं। क्योंकि एक संदेश होता है उनका साल में, हर हर समय बोलने का नहीं होता उनका। जब एनिवर्सरी होती है, जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, उसी में दत्ता जी बोलते हैं, उसी में कुछ घोषणाएं करते हैं, अपने एक रूपरेखा रखते हैं कंपनी की जो भावी प्रभावी आगे होगी। तो वो सब सुनने को नहीं मिल पाया, तो इसका सभी को मलाल है। लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए सभी लीडर, सीनियर लीडर को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जहाँ कार्यक्रम हो वहाँ पे थोड़ा सा बात रखने का सभी को मौका मिले। सभी नहीं, सभी, क्योंकि एक 5-6 घंटे का टाइम रहता, 10 बजे कार्यक्रम शुरू होता है, मान लो 5 बजे तक भी चला तो सभी को उतना अवसर नहीं मिलता। लेकिन जो खास लीडर हैं, जिनके माध्यम से एक मैसेज जाता है, जिनको लोग सुनना चाहते हैं, उनको जरूर बोलने का मौका देना चाहिए। खासतौर से दत्ता जी या जो मुख्य अतिथि आवे, इस सब के बारे में हमारा यही निवेदन है। और बाकी टाइम भी लगभग लगभग पूरा हो गया है और हम भी काठमांडू के लिए तैयारी लगे ही हुए हैं, हमने जैसा पहले कहा। और कोशिश है कि हम जाएंगे और अपने कई सारे साथियों को भी काठमांडू लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी ने सुना बहुत बहुत आभार। और आज की मीटिंग यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद।